हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जिले में मनिया सम्मान योजना के तहत 584 फर्जी लाभुकों से पैसे की वसूली की जाएगी। पलामू में प्रशासनिक जांच में बड़ी संख्या में फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं, जिनमें पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक हैं जो मनिया सम्मान योजना के पात्र ही नहीं थे। बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक पकड़े गए हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानोन से जुड़े हैं। पलामू में मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का काम चल रहा है। पलामू में मनिया योजना के 3,72,937 लाभुक हैं। पलामू के 21 प्रखंडों में जांच चल रही है। शुरुआती 4 प्रखंडों की रिपोर्ट सामने आ गई है। मेदिनीनगर सदर प्रखंड में 189, सतबरवा में 170, लेस्लीगंज में 82 और रामगढ़ में 143 फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं। प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आई है कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लोग भी मनिया योजना का लाभ ले रहे हैं। पलामू में 2,500 से ज्यादा ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने 2 अलग अलग खातों से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन समय पर जांच में वे पकड़े गए और उनके खाते में राशि नहीं आई। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर 4 प्रखंडों में 584 फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं और पूरे मामले में राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग योजना का लाभ ले रहे थे। वहीं पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी से जुड़े लोग भी पकड़े गए हैं। पूरे मामले की विस्तृत जांच चल रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में काले हीरे में बड़ा ही गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एक गरीब किसान को जीएसटी से संबंधित नोटिस मिला। यह नोटिस बनारस जीएसटी कार्यालय से 2 करोड़ के टैक्स चोरी को लेकर था। गरीब किसान मुकेश कुमार सिंह को कागजात समझ नहीं आया तो उसने अपने मित्र रंजीत पाठक से मदद मांगी। रंजीत ने कागज पढ़ा तो पूरे मामले की जानकारी किसान मुकेश कुमार सिंह को हुई। उसे पता भी नहीं था कि उसके नाम पर कोयला की 3 कंपनी संचालित हो रही है। तीनों कंपनी का नाम गणेश इंटरप्राइजेज, शिव गंगा ट्रेडर्स और मां भद्रकाली ट्रांसपोर्ट शामिल है। तीनों कंपनी ने मिलकर करीब 54 करोड़ का कोयला बेचा और जीएसटी का टैक्स 1 पैसा भी नहीं भरा। फर्जी ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल कर यह धोखाधड़ी की गई। इन कंपनियों ने 2022 से 23 में 2 करोड़ और 2023 से 24 में 52 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया। प्रशासन ने पूरे मामले में शुरू की जांच। किसान मुकेश कुमार सिंह के पास टैक्स चोरी को लेकर कागजात पहुंचा तो उसने मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। किसान अब उम्मीद लगाए बैठा है कि तीनों कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उसे इस बात का डर भी सता रहा है कि इतनी बड़ी रकम वह कैसे जमा करेगा। अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी ने सोची समझी साजिश के तहत किसान मुकेश कुमार सिंह का दस्तावेज चुराकर फर्जी ईमेल के जरिए पूरा खेल खेला है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में आयोजित कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 का भव्य समापन हुआ। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा आयोजित इस मैराथन में 10,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) और AIMS द्वारा प्रमाणित इस आयोजन ने धावकों को एक ऐतिहासिक अनुभव प्रदान किया। कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय झारखंड SN पाठक, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष PM प्रसाद, CCL के CEO नीलेंदु कुमार सिंह और अन्य राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, CCL कर्मी और सामाजिक हितधारक उपस्थित थे। मैराथन का शुभारंभ फ्लैग ऑफ के साथ किया गया। यह मैराथन सुबह 5 बजे बिरसा मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर कांके रोड होते हुए पुनः मोराबादी में संपन्न हुई। विजेताओं को कोल इंडिया द्वारा 35.1 लाख रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। यह आयोजन महिलाओं और पुरुषों की 4 श्रेणियों में आयोजित किया गया। इस आयोजन में पद्म विभूषण विजेता और भारतीय बॉक्सिंग स्टार
मैरी कॉम भी मुख्य आकर्षण रही, जिन्होंने सभी धावकों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, यह आयोजन साबित करता है कि भारत में खेलों के प्रति जुनून लगातार बढ़ रहा है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए 220 को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि भविष्य में यह और भी बड़ा होगा। कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक फिटनेस के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का मंच है। 310 के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेंदु कुमार सिंह ने कहा, 310 अपने हितधारकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मैराथन का आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में एकता और सौहार्द की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम के दौरान पूरी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें एनर्जी स्टेशन, जल आपूर्ति केंद्र, मेडिकल सहायता और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 ने झारखंड को देश के प्रमुख धावकों के केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक अहम कदम बढ़ाया है। 300 के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह के नेतृत्व में यह आयोजन खेल, स्वास्थ्य और समाज की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। पाकुड़ में प्रोजेक्ट एसआईपी सस्टेनेबली इंप्रूविंग पाकुड़ के अंतर्गत समाहरणालय और प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला प्रशासन के तहत विभिन्न थानों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया। समाहरणालय परिसर में साफ सफाई के दौरान उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया, परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी और अन्य अधिकारियों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। यह अभियान रविवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चला। यह पहल स्वच्छता को बढ़ावा देने और सरकारी कार्यालयों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। स्वच्छता अभियान में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि इस तरह के अभियान से न केवल कार्यालयों का वातावरण साफ रहेगा, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। अभियान के दौरान कचरा प्रबंधन, फाइलों की व्यवस्थित ढंग से रखरखाव और कार्यालय परिसर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। फेडरेशन ऑफ ओनल व्यापार संगठन के सदस्यों की बैठक राजधानी रांची के कोकर स्थित पैरागन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के परिसर में स्थित नवनिर्मित भवन में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला ने वर्तमान में व्यापारियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए बिगड़ी विधि व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया और सदस्यों को संबोधित करते हुए फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के साथ झारखंड के सभी 24 जिलों के व्यापारियों, उद्यमियों, प्रोफेशनलों और सर्विस प्रोवाइडरों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का आग्रह किया, जिससे उक्त चारों वर्ग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें और उनकी समस्याओं पर समाधान का संयुक्त प्रयास किया जा सके। आज व्यापारी वर्ग को आर्थिक विकास की धुरी कहा जाता है। वह सरकार को विभिन्न तरह के टैक्स सहित पूरी सोसाइटी को अनेक तरह की सेवाएं देता है, लेकिन उसके लिए सरकार द्वारा कोई भी अलग से सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान नहीं किए गए हैं, जिसके लिए झारखंड राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग सर्वसम्मति से की गई। इस बैठक में अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला, महासचिव सत्येंद्र प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के को चेयरमैन हरीश नागपाल, शाहिद आलम सहित विवेक कुमार, आलोक कुमार गुप्ता, जितेंद्र कुमार सिंह, एस मृदुला, स्वरूप कुमार सेठी, कुमार आदित्य उरांव, आशीष जायसवाल, रुपेश रंजन सिन्हा, मनीष रंजन, राकेश कुमार गुप्ता, अंकित अग्रवाल, सरोज कुमार, निखिल कुमार टिकमानी, अरुण कुमार, मयूर पोद्दार, मोहन खिरबत, संजीत कुमार, पप्पू कुमार, कमलेश संचेती, हरेंद्र कुमार अग्रवाल, चंद्रशेखर सहित अन्य सदस्य उपस्थित हुए। मंच संचालन एस मृदुल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन महासचिव सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल 10 फरवरी 2025 को एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर सकता है। क्लर्क, जूनियर एसोसिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.com पर जाकर
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एडमिट कार्ड लिंक 10 फरवरी 2025 को एक्टिव होगा और परीक्षा का आयोजन 22 एवं 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को किया जाएगा। परीक्षा तिथि अस्थायी है। एसबीआई में 13,735 पदों पर क्लर्क भर्ती की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा के संचालन के लिए अस्थायी तिथियां 22, 27, 28 फरवरी 2025 और 1 मार्च 2025 हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक 10 फरवरी 2025 तक बैंक की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2024 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। चयन प्रक्रिया, सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा। आवेदन भरने के समय जिस स्थानीय भाषा का चयन किया होगा उसी की लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न, यह परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक योग्यता और तार्किक क्षमता से संबंधित कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। सेक्शन के लिए 30 अंक और न्यूमेरिकल और रीजनिंग के लिए 35 अंक होंगे। पूरी परीक्षा के लिए 1 घंटा और एक सेक्शन के सवाल करीब 20 मिनट में अभ्यर्थी को हल करने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना कुख्यात प्रिंस खान और कुख्यात आशीष रंजन की खोजबीन में एक बार फिर तेजी आई है। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान की सूचना देने को अब 5 लाख रुपए देगी। वहीं आशीष रंजन की जानकारी देने वाले को मिलेगा 4 लाख। दोनों अपराधी को लेकर इनाम की राशि में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ दिन पूर्व तक यह राशि प्रिंस खान को लेकर 50,000 था और आशीष रंजन पर 5,000। धनबाद के एसएसपी एचपी जरनादन ने पूरे मामले में कहा कि सूचना देने वालों के बारे में पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। धनबाद में बीआरएच रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एसएसपी एचपी जनार्दनन ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धीरे धीरे यहां पनप रहा है, जिसमें 2 गैंग सक्रिय है। एक प्रिंस खान का गिरोह, दूसरा जेल में कुख्यात अमन सिंह की हत्या के बाद उसका राइट हैंड आशीष रंजन उसका साम्राज्य चला रहा है। पुलिस लगातार दोनों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। दोनों अपराधी धनबाद से बाहर रहकर अपना गिरोह चला रहा है। एसएसपी ने कहा कि इनामी राशि बढ़ जाने से दोनों को पकड़ने के लिए जो भी लोग लगे हुए हैं वह और अधिक मोटिवेट होंगे। एसएसपी पीएच जरनादन ने कहा कि प्रिंस खान के खिलाफ बिहार और झारखंड के अलग अलग थानों में कुल 91 मामले दर्ज हैं। 24 नवंबर 2021 को गैंगस्टर फहीम खान के करीबी जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या हुई थी। उस दिन से प्रिंस खान फरार है। झारखंड पुलिस के आग्रह पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है। हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी जैसे संगीन मामलों में आशीष रंजन फरार चल रहा है। सरायढेला के जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या में पहली बार आशीष जेल गया था। 12 मई 2021 में सरफुल हसन उर्फ लाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह हत्या में भी आशीष आरोपी है। वीडियो वायरल कर उसने खुद अमन की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जमशेदपुर के परसुडीह लोको कॉलोनी की नाबालिग को बेचने के मामले में आरोपी निशु त्यू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लड़कियों को बेचने के मामले से जुड़ी रही है। उसका काम लड़की को रांची के अंजलि कच्छप के पास पहुंचाना था। इसके एवज में उसे 10 से 15 हजार रुपये मिल जाते थे। इसके अलावा रांची आने जाने का किराया भी अंजलि कच्छप ही देती थी। पूर्व में वह दिल्ली में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रांची के अंजलि कच्छप से हुई थी। बाद में वह भी इस काम जुड़ गई। परसुडीह थाना में पूछताछ के बाद पुलिस ने शनिवार को निशु त्यू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह डुमरिया की रहने वाली है और शादीशुदा है। अब पुलिस अंजलि कच्छप की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार ट्रेन से अंजलि कच्छप एक बच्ची को दिल्ली ले जा रही थी, लेकिन संदेह होने पर रेल पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया, जबकि आरोपी चकमा देकर भाग निकली। बरामद बच्ची को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। झारखंड में इन दिनों काफी उतार चढ़ाव भरा मौसम देखा जा रहा है। दिन भर धूप खिली रहती है, लेकिन शाम के वक्त अभी भी कंप कंपाने वाली ठंड है। ऊपर ठंडी हवाएं लोगों की परेशानी और बढ़ा देती हैं। मौसम विभाग में माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम पहले की तरह शुष्क रहेगा। सुबह में कहीं कहीं पर हल्का धुंध और कोहरा छाया रहेगा, उसके बाद धूप खिली रहेगा। हालांकि 3 दिन के बाद अधिकतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में बताया है कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में इतने ही डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। वहीं बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया। रांची में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि तापमान अचानक आ रहे बदलाव को शरीर तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता है, जिससे लोगों को तबीयत बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। झारखंड समेत पूरे देश में साइबर ठगी का मामला सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आए दिन अपराधी ने किसी न किसी को छूना लगाते ही रहते हैं। इसकी जद में कई बड़े अफसर भी आ चुके हैं। अब साइबर अपराधियों ने राज्य के डीजीपी का फर्जी प्रोफाइल बना लिया है और इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा जा रहा है। कई लोग इनके फ्रेंड लिस्ट में हैं। हालांकि डीजीपी ने इसकी जांच का जिम्मा साइबर सेल को सौंप दिया है। जब लोगों ने इस फेक आईडी को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ डीजीपी अनुराग गुप्ता ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन लोगों ने जब इसे ध्यान से देखा तो इनके नाम के स्पेलिंग गलती थी। साथ ही इनके बायो में जन्म स्थान देवघर दिखाया जा रहा है, जो सही नहीं है। इससे संदेह और गहरा हो गया है। इसकी सूचना जैसे ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को मिली, उन्होंने फौरन इसकी शिकायत फेसबुक से की और इसकी जांच का जिम्मा साइबर सेल को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह आईडी किसने और कब बनाया है। बता दें कि इससे पहले भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाया जा चुका है। पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा का साइबर अपराधियों ने फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे। नवंबर में ही बिहार पुलिस ने हरियाणा के मेवात जिले से फेक अकाउंट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले रांची और लातेहार जिले के डीसी का भी फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया था। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इसके लिए लोगों को अवेयर कराता रहता है। पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर नितेश यादव और जोनल कमांडर संजय गोदराम को पलामू पुलिस ने टारगेट पर लिया है। दोनों नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है। माओवादी नितेश यादव पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए और बिहार सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा है। साथ ही संजय गोदराम पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इन इलाकों में चलाया जा रहा सर्च अभियान दोनों टॉप माओवादियों के खिलाफ पलामू के हुसैनाबाद, पांडु, उंटारी रोड,
हैदरनगर, मोहम्मदगंज, छतरपुर के सीमावर्ती इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिहार से सटे हुए पिपरा और हरिहरगंज के इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में जगुआर, आईआरबी और जैप के जवान शामिल हैं। कुछ दिनों पहले सर्च अभियान के क्रम में पुलिस की टीम ने लैंड माइंस और हथियार बरामद किए थे। हाल के दिनों में पलामू पुलिस के द्वारा यह सबसे बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है। 2023 में पलामू से केंद्रीय रिजर्व बल की बटालियन को क्लोज कर लिया गया था। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया गया था। चुनाव के बाद नक्सलियों खिलाफ यह सबसे बड़ा अभियान है। पलामू पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि 15 लाख के इनामी नक्सली नितेश यादव की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह बौखलाया हुआ है। पलामू के एएसपी अभियान राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। टारगेट पर नितेश यादव और संजय गोदराम को रखा गया है।